हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 12th मार्च। वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 4 पे था। ये आप एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर में, चाहे सोशल इश्यूज़ पे हो, फार्मर्स के ऊपर हो, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर हो, कि कैसे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इम्पैक्ट लाती हैं फार्मर्स की ज़िंदगी में। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, नो डाउट। जैसे पंजाब का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने इंटरव्यू में भी दे सकते हैं कि वहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, बहुत सारी बनी हुई हैं, और वो कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने में जब वो ज्वाइन कर लेते हैं एफपीओस। और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा गया है स्मॉल, मार्जिनल एंड सेमी मीडियम फार्मर्स में, क्योंकि वो उनका बेसिकली क्या है, उनको नॉलेज गेन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं कि कैसे आपको क्रॉपिंग पैटर्न में शिफ्टिंग करनी है। आपको अवेयरनेस देते हैं कि क्या आपको सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट अटैक का जो यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। क्या होता है, फार्मर्स को जब नॉलेज नहीं होती वो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लेते हैं, और जब वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी ज़मीन के अकॉर्डिंग उनको कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, किसकी ज़्यादा उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, किसकी ज़्यादा प्रोडक्शन उनको मिल सकती है। तो इस मामले में ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत हेल्प कर रही हैं, एंड वी हैव सीन अ मेजर इम्पैक्ट इन पंजाब ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आप एज अ एग्जाम्पल आप ये अपना लिखिए कि आप कभी भी जब भी कंक्लूजन में, एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं करंट पर्सपेक्टिव से, तो आपके आंसर को थोड़े से ज़्यादा मार्क्स फेच कर लेता है जो एवरेज मार्क्स लोग लेके आएंगे। देखिए, सब ने पढ़ रहे हैं, सब जो भी मेंस देंगे वो सब अच्छे पढ़ रहे होंगे। तो आपके आंसर में और उनके आंसर में क्या फ़र्क आएगा कि आप एग्जाम्पल्स, रीसेंट इनिशिएटिव्स और रीसेंट एग्जाम्पल्स क्या जो उनके सक्सेस के क्या दे सकते हैं। फेलियर्स के भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है सक्सेस के देने कि देखिए इससे हमारे को ये नुकसान हो रहा है, इससे हमारे को ये वो हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा वो है जो आप पेज 4 पे इतना ही लिखेगा जितना मैंने बताया है। उसके बाद एडिटोरियल्स पे, एक तो आजकल न्यूज़पेपर में सिर्फ पॉलिटिक्स का चल रहा है, क्या इलेक्शंस ये वो, तो हमें देखना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एडिटोरियल पे ना उसमें बात हुई है मेजर इकोनॉमीज़ फोरम की। तो ये देख लें, ये किसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये मेजर इकोनॉमीज़ फोरम जो है वो लॉन्च हुआ था मार्च 28 2009 में। मेरा पहला अटैम्प्ट था उस टाइम। तो ये बेसिकली यूएस का इनिशिएटिव था, और अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो बैरक ओबामा का इनिशिएटिव था कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, याद रखिएगा डेवलप्ड भी थी, सिर्फ डेवलप नहीं थी मेजर, अगर आप सोचे इकोनॉमीज़ को, उसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ भी थी। कोपेनहेगन में बेसिकली समिट हुई थी यूएन क्लाइमेट का चेंज कॉन्फ्रेंस की, दिसंबर 2008 में। उसको लेके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था ताकि हम लोग मिलके कोई एक्सप्लोर कर सकें, कंक्रीट कुछ ला सकें, जॉइंट वेंचर्स बना सकें, जिससे हम सप्लाई इंक्रीज कर सकें क्लीन एनर्जी की, और हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट कर सकें। तो उसमें 17 मेजर इकोनॉमीज़ कौन कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये सारा चार्ट बना हुआ है। इसमें देखिए, जैसे इंडिया ज़रूर है, चाइना है, रशिया भी है, यूके, यूएस, पाकिस्तान नहीं है, साउथ कोरिया है, जापान भी है। जो हमें देखने वाली चीज़ें होती हैं कि कौन कौन सा हमें, जब वो 4 ऑप्शन देंगे, कौन कौन सी दे सकते हैं, किस इकोनॉमी की ज़्यादा बात चलती है। अगर आप ब्रिक्स की बात देखें तो ब्राज़ील भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। ठीक है, उधर से अगर हम किसी भी, अगर आप बड़ी मेजर इकोनॉमीज़ का अगर आपको दिमाग में, ध्यान में कुछ भी आता है, तो वो सारी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है, अगर क्वाड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, यूएस तो है ही ऑब्वियसली। इसके साथ साथ डेनमार्क ने भी पार्ट लिया था। क्यों लिया था डेनमार्क? दो इज़ नॉट अ मेजर इकोनॉमी वी कैन से, बट वो इसलिए लिया था क्योंकि वो दिसंबर में जो हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था, और इसमें जो यूएन ने भी पार्ट लिया था। ठीक है, यूएन ने भी पार्ट लिया था, ये याद रखिएगा। और उसमें ये कहा गया था कि जो ये फोरम बनाएंगे, अगर आपको अटेम्प्ट जो आएगा प्रीलिम्स का, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर अटेम्प्ट आएगा तो उसमें ऑप्शंस अगर 4 दे रखे होंगे, तो हो सकता है ये भी दे रखा हो कि फोरम वाज एन ऑल्टरनेटिव टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था, बराक ओबामा ने स्पेसिफिकली, कि ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो यूएन काम कर रहा है वो तो करेगा करेगा। ये एक बेसिकली क्या है कि उसके साथ एक एड ऑन दे दिया हमने कि कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको, मेजर कंट्रीब्यूशन करना चाहेगा उसकी सक्सेस के लिए, कि यूएन नेगोशिएशंस जो चल रही हैं हम जो कोपेनहेगन में, उसको सक्सेस मिले। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, इतना ही लिखिएगा जितना लिख के दिया है मैंने आपको। उसके बाद पेज 10 पे आपने देखा होगा कि मोदी जी ने वो किंडल लाया है वो गीता पे। तो वो किसने लिखा है? स्वामी चिद भवन आनंद ने। थोड़ा सा इनका देखते हैं। 1898 टू 1985 ये रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। तो जब भी आए, तो अगर ये आपको विवेकानंद जी का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था इन पे,
तो कभी अगर ये आपको अटेम्प्ट में आए कि विवेकानंद जी के साथ-साथ रहे हैं या कुछ ऐसा हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये बाद में हुए हैं। या किसी और के साथ आपको कंपैरिज़न में दे दें कि ये उस टाइम कंटेम्परेरी थे, ऐसा नहीं है। और इन्होंने ही वाज़ द फाउंडर ऑफ श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम एट तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली। और उन्होंने 186 बुक्स लिखी और ऑल जॉनर्स में लिखी, लिटरेरी कॉम्पोजिशन। उन्होंने गीता भी लिखी थी, बट गीता उन्होंने तमिल में लिखी थी। उसको जो बाद में इंग्लिश या बाद में जो भी ट्रांसलेशंस हुए, उनके डिवोटीज़ ने करा। उस वक्त पेज 10 पे था, ये देखिएगा कि इसरो और जापान एजेंसी जो है जैसे वहाँ की हमारी स्पेस एजेंसी है, वहाँ की भी जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक अरेंजमेंट साइन किया है, जिसमें वो राइस क्रॉप एरिया को और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डाटा। तो अगर कभी अटेम्प्ट आता है प्रीलिम्स में कि राइस क्रॉप एरिया और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डाटा, वी हैव जस्ट मेड एन अरेंजमेंट, इट इज़ डन बिटवीन इसरो एंड, उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, यूरोप दे रखा होगा, अभी हमने देखा होगा इटली के साथ भी कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे थे हम लोग, इटली दे रखा होगा, यूएस दे रखा होगा, जापान दे रखा होगा। तो याद रखिएगा ये जापान के साथ हमने किया है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा। और इंडिया और जापान जो है वो ऑलरेडी एक लूनर प्रोग्राम, पोलर एक्सप्लोरेशन का भी मिशन निकाल रहे हैं, जिसमें वो बेसिकली लैंडर और रोवर भेजेंगे मून के साउथ पोल पे, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर कुछ ऐसा आता है कि हम 2024 में जो हमारा लैंडर रोवर बनाने की हम वो कर रहे हैं, मून पे जाएगा जो, वो किसके साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ हुआ है, वो जापान के साथ हुआ हुआ है। ऐसा ही उसमें दे रखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम अपना गगनयान मिशन का वो कर रहे हैं। बट अभी उसमें मैंने इसलिए नहीं लेके आया पॉइंट कि उसमें अभी वी आर स्टिल ऑन डिस्कशन मोड, और अभी डिस्कशंस चल रही हैं, अभी वो कुछ कॉन्क्रीट फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास राइस क्रॉप, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और मून के साउथ पोल के पर जो भेजना उस पर आता है, तो दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो या तो जापान दे रखा होगा, रशिया दे रखा होगा, यूएस दे रखा होगा, यूरोपियन यूनियन दे रखा होगा, तो सिर्फ आपने इंडिया और जापान पे क्लिक करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप पूरी बात सुनिएगा प्लीज़, बंद मत कीजिएगा, क्योंकि दैट्स इट फॉर टुडे सुनते मेरे ख्याल से आप बंद कर देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो आप ये मत सोचा करिए कि आज लेक्चर छोटा है तो हो सकता है मैं भी पढ़ लूँ, कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई न्यूज़ छूट ना गई हो। देखिए, जो प्रो हैं, जो 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनको पता होगा कि कई बार न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आता। बट जो मुझे लगता है नए-नए आए होंगे, उनको लगेगा हाय मैं देख लेता हूँ कि कल तो 20 मिनट का था, उससे पहले आधे घंटे का भी रहा है कई बार, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। देखिए, आप अपनी क्यूरोसिटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट जो जानते हैं उनको पता है कि कई बार न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है। हर डेली आप सोचें कि आपको 10 पेज मिले, वो नहीं होता है। तो इसलिए ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग एवरीथिंग विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि आपको कहीं भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मैं आपकी लाइफ के साथ नहीं खेल सकता हूँ, मुझे इतना पता है, इतना मेरे दिमाग में है कि मैं अगर अपने लिए कर रहा होता तो मैं हो सकता है मैं लीनियंट रहता, बट अब नहीं रह सकता हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों को मत देखिएगा कि यार कहीं आप पता चले आप दूसरे एनालिसिस को छोड़ के छोटी-छोटी चीज़ें भी निकालना शुरू कर दें। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं, 10 साल मैंने तैयारी की है। कई ऐसे फ्रेंड्स हुआ करते थे, बनते रहते थे और नए-नए बनते रहते थे। मैं देखता था कैसे-कैसे वो भरते रहते हैं, अननेसेसरी चीज़ों से भरते रहते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो दे गेट कन्फ्यूज़्ड, क्यों? इतना डाटा वो बना लेते हैं कि ना तो उनको याद रहता है और ना ही वो इम्पोर्टेंट था पेपर के लिए। याद रखिएगा, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कि, और आईएएस इज़ ऑल अबाउट, आई विल से, कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो सबको पता है, क्या नहीं पढ़ना है ये किसी को नहीं पता। तो उस चीज़ का एक आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत, उनको मत पढ़िए। आप अननेसेसरी अपने दिमाग को ओवर बर्डन मत करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।